Assalamu alaikum students. Today we are going to start our new branch of electricity and magnetism, that is electromagnetic induction. और इस सीरीज़ में आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आज के हमारे टॉपिक्स हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के लेक्चर पे एक नज़र कि आज हमने जिन चीज़ों को कवर करना है, सबसे पहली चीज़ जो हम अंडरस्टैंड करेंगे दैट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ को हमने अंडरस्टैंड करना है, देन इंड्यूस्ड करंट, और फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, और लास्ट में मेथड्स टू इंड्यूस ईएमएफ। इंट्रोडक्शन। अब देखें, इससे प्रीवियस हमने जो ब्रांच स्टडी की है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब उसमें हमने सिर्फ तस्वीर का एक रुख देखा है और उसमें हमने क्या चीज़ अंडरस्टैंड की है, हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड की थी कि जब भी किसी वायर में से या किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा तो उस वायर या कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। अगर करंट कांस्टेंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी, करंट अगर वेरिएबल होगा मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल होगी, करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन रिवर्स करेगी। जैसे ही करंट ज़ीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो हो जाएगी। अब जब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे और ये हो चुके थे, ये सारी थियरीज आ चुकी थी इस बारे में, तो कुछ फिजिसिस्ट इस बारे में भी सोच रहे थे कि इसका दूसरा इन्वर्स केस भी पॉसिबल होगा, कि ये भी पॉसिबल है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो और हम करंट जनरेट करवा सकें। तो काफ़ी इसमें कोशिशें होती रही हैं। तो बिल आखिर माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी, ये दोनों फिजिसिस्ट जो हैं इसमें सक्सेसफुल रहे हैं और दोनों ने इंडिपेंडेंटली एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं। जोसेफ हेनरी ने जो रिज़ल्ट पब्लिश किए हैं वो एक साल बाद, मतलब माइकल फैराडे के एक साल बाद पब्लिश किए हैं। तो ज़्यादा पॉपुलर नाम और ज़्यादा अच्छी जो रिसर्च है इसमें वो माइकल फैराडे की है और वही हमें नज़र आएगी और उसी को हम बार बार पढ़ेंगे। तो ये मैंने एक दफ़ा आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दिया कि इस पूरी ब्रांच में, इस पूरी सीरीज़ में हमने अब रिवर्स जो प्रोसेस है इसकी तरफ चलना है, तस्वीर का दूसरा रुख देखना है। और पहले रुख में क्या था कि हमारे पास करंट था और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब इसका दूसरा रुख हमारे पास ये है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी और उससे हम करंट जनरेट करवाएंगे, लेकिन विद वन मेजर डिफरेंस। और वो डिफरेंस क्या होगा कि कांस्टेंट करंट तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, लेकिन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट करंट जनरेट नहीं करवाती। अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी तो करंट ज़ीरो होगा। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें, द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा तो उसमें जो उस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये वो फिनोमिना है कि जब कोई कंडक्टर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो उसकी वजह से उसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये माइकल फैराडे ने पहले रिजल्ट पब्लिश किए हैं 1831 में और जोसेफ हेनरी ने 1832 में, लेकिन दोनों के एक्सपेरिमेंट्स इंडिपेंडेंट थे, इंडिविजुअली दोनों ने परफॉर्म किए, आपस में कोई लिंक नहीं है, लेकिन दोनों के एक्सपेरिमेंट सेम है। और बेसिक दो लॉज हैं। ये पूरी अगर ब्रांच की बात करूं जो हमने इंशाल्लाह आगे स्टडी करनी है, तो ये दो बेसिक लॉज के ऊपर ये बेस कर रही है, फैराडेज लॉ के ऊपर और लेंज़ लॉ के ऊपर। ये दोनों को हम इंशाल्लाह आगे स्टडी भी करेंगे। और इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं? इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स की जो वर्किंग है, इलेक्ट्रिकल मोटर्स की वर्किंग, इंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर्स, ये जहाँ पे भी ये चीज़ें हमें आ रही हैं नज़र में, तो आप वहाँ पे इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपना वर्क परफॉर्म कर रही है। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। The EMF produced in a circuit when magnetic flux changes through it is called induced EMF। अब देखें, इससे पहले हमने जो चीज़ अंडरस्टैंड की है, हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है कि जब कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा
तो उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये प्रोड्यूस होने वाली ईएमएफ इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखें इसका एक स्पेशल नाम दे दिए। वैसे तो ईएमएफ हम इससे पहले इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वोल्ट या जूल पर कूलम इसका यूनिट है। लेकिन अब ये ऐसी ईएमएफ जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस होगी, इस ईएमएफ को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। और फिर हमारे पास ओहम्स लॉ है कि जब भी वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, जब भी ईएमएफ होगी, सर्किट हमारा क्लोज होगा तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो करेगा इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ ये क्यों आएंगे? जब किसी पीस ऑफ वायर में से या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में से या लूप में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब ये चीज़ हमारी ऑब्जर्वेशन में है कि कोई भी कॉइल है, जब मैग्नेट उसकी तरफ हम लेके जाएं या उससे अवे लेके जाएं, दोनों केसेस में गैल्वानोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट करती है। अब एक्सपेरिमेंट किया जी, ये कॉइल है हमारे पास, इसको हमने गैल्वानोमीटर के साथ डिफ्लेक्ट कर दिया। अब देखें गैल्वानोमीटर तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा क्योंकि सोर्स ही कोई नहीं है, सोर्स ऑफ करंट ही कोई नहीं है। सोर्स ऑफ करंट की डेफिनेशन भी हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में स्टडी कर चुके हैं। अब जब कोई करंट का सोर्स नहीं है, एनर्जी का सोर्स नहीं है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, गैल्वानोमीटर नल डिफ्लेक्शन देगा। जैसे ही हम कोई बार मैग्नेट इस कॉइल की तरफ ले के आएंगे तो ये चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसकी नीडल मूव करेगी। और जैसे ही हम मैग्नेट को स्टेशनरी कर लेंगे, जहाँ पे हम मैग्नेट को रोक देंगे, वहीं पे गैल्वानोमीटर नल डिफ्लेक्शन देगा, कोई डिफ्लेक्शन इसमें नहीं आएगी। जैसे ही हम मैग्नेट को अवे मूव करेंगे फिर इसमें डिफ्लेक्शन आएगी, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। अब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा सकता है। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, जब हम मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आते हैं तब गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन अगर क्लॉकवाइज है, जब इसे अवे लेके जाएंगे तब गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। और दूसरी बात ये आपने अंडरस्टैंड करनी है कि जैसे ही मैग्नेट स्टेशनरी होगा, गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। जिस चीज़ से हमें प्रूफ मिल गया कि मैग्नेट जब मूव करता है तो उस वक्त असल में क्या हो रहा है कि उस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं तो जिसका मतलब है जी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रही है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट है, जिसकी वजह से गैल्वानोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट होती है। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट डिपेंड करता है? तो ये कुछ फैक्टर्स हम देख लेते हैं जी। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट जितना स्ट्रॉन्गर होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और फिर रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट। अब देखें ये बात भी पॉसिबल है कि मैग्नेट स्टेशनरी हो, आप कॉइल को मैग्नेट की तरफ या मैग्नेट से अवे मूव करवाएं, या इससे पहले वाला हमारे पास केस है कि कॉइल स्टेशनरी है, मैग्नेट को इसकी तरफ या इसे अवे मूव करवाएं। दोनों केसेस में किस स्पीड से मैग्नेट कॉइल की तरफ आ रहा है या इसे अवे जा रहा है, ये स्पीड डिटरमिन करेगी इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को। और फिर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, कॉइल की कितनी टर्न्स हैं, जितनी ज़्यादा टर्न्स हम इंक्रीज़ करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और फिर इंड्यूस करंट जो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब देखें स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट और नंबर ऑफ टर्न, ये तीनों फैक्टर तो एज यूजुअल जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के हैं। अब जारी सी बात है इंड्यूस्ड ईएमएफ जितनी ज़्यादा होगी इंड्यूस करंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन फोर्थ एडिशनल फैक्टर जो यहाँ पे आएगा दैट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, कॉइल की रेजिस्टेंस। देखें इंड्यूस्ड ईएमएफ का रेजिस्टेंस के साथ कोई काम नहीं। वोल्टेज कितने जनरेट होंगे ये सिर्फ अबव 3 फैक्टर्स डिटरमिन कर रहे हैं। लेकिन कॉइल की रेजिस्टेंस, अब ओहम्स लॉ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब कॉइल की जो ऑपोजिशन होगी ये इस चीज़ को डिटरमिन करेगी कि करंट कितना फ्लो करेगा। कॉइल जितनी ज़्यादा ऑपोजिशन देगी करंट उतना
कम फ्लो करेगा। बाकी 3 फैक्टर एज यूजुअल होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट और नंबर ऑफ टर्न्स। मेथड्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखें, इंड्यूस ईएमएफ को करवाने के लिए हमारे पास कोई भी कॉइल है, कोई कंडक्टर है, उसमें हमने ईएमएफ इंड्यूस करवानी है, तो उसके लिए कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाएंगे। अब मैं ये बात इस सेगमेंट के स्टार्ट होने से पहले भी बता रहा हूँ और फिर बाद में भी बताऊँगा। आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि जो भी मेथड हम यूज़ करें, हमने सिर्फ एक काम करना है कि हमने उस कॉइल में से उस कंडक्टर के अक्रॉस हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है। क्योंकि ये बात मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया है कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं करती और हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करना है। तो कई मेथड्स हैं, हम 3-4 आज इसको डिस्कस कर रहे हैं जी। फर्स्ट मेथड है जी हमारे पास बाय रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट। जैसा कि इससे पहले हम इस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं जी। जब कोई कॉइल मैग्नेट की तरफ मूव करवाई जाए या उससे अवे मूव करवाया जाए, दोनों केसेस में क्या होगा जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, जिसका मतलब है जी फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी तो इसमें इंड्यूस करंट भी आएगा। इसी तरह मैग्नेट को भी कॉइल की तरफ या कॉइल से अवे मूव करवा के ईएमएफ इंड्यूस करवाई जा सकती है। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ को डिटरमिन कर रही है जी इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी आएगी, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेट। मैग्नेट और कॉइल की जो रिलेटिव स्पीड है, अब देखें ये भी पॉसिबल है, जैसा कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि कॉइल स्टेशनरी होगी, मैग्नेट मूव करे, या मैग्नेट स्टेशनरी है, कॉइल मूव करे, ये भी पॉसिबल है कि दोनों ही मूव करें। तो उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, ये चीज़ हमें बताएगी। और रिलेटिव स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी ज़्यादा चेंज होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अफेक्ट कर रही है। दूसरा हमारे पास ये मेथड है जी, जो हमारे पास कॉइल है, इसका अगर एरिया चेंज कर दिया जाए। अब हमारे पास केस क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी, कॉइल को भी हम मूव नहीं करवाएंगे, हम इसका सिर्फ एरिया चेंज करेंगे। अगर देखें इसका एरिया चेंज कर दिया जाएगा तो इस कॉइल में से पास करने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज हो जाएंगी। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो जाएंगी तो इसका मतलब है जी फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसका मतलब है जी इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। अब ये हमारे पास एक केस सामने आ रहा है नज़र कि एक सर्कुलर कॉइल है, अगर इसको दोनों एंड से स्ट्रेच किया जाए तो जब हम स्ट्रेच कर रहे होंगे सिर्फ उतनी ड्यूरेशन में, इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ सिर्फ उसी वक्त आएगी जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही होंगी। अब जितनी देर में हम, जिस दौरानिये में हम इसका एरिया चेंज कर रहे होंगे, उस ड्यूरेशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही होंगी, जिसका मतलब है जी फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। जब फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। अब देखें, अगर हमने फुली स्ट्रेच कर दिया और हमने अपनी फिंगर्स को यहाँ पे रोक दिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ साथ ही ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त एरिया चेंज नहीं हो रहा होगा। एरिया चेंज नहीं हो रहा होगा तो इसका मतलब है जी फील्ड लाइन चेंज नहीं होंगी, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अफेक्ट कर रही है, तो इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं जी कि जो किस स्पीड से हम एरिया चेंज कर रहे हैं। अब देखें, अगर एरिया पहले 5 मीटर स्क्वायर था, स्ट्रेच करने के बाद या आपने कंप्रेस किया जी, ये 2 मीटर स्क्वायर रह गया या 3 मीटर स्क्वायर रह गया या 5 से 8 मीटर स्क्वायर हो गया। अगर ये 1 सेकंड में कर रहे हैं या 5 सेकंड में कर रहे हैं तो जितना कम टाइम लेंगे, जितने कम टाइम में ज़्यादा एरिया चेंज होगा, उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड ज़्यादा आएगा। तो किस स्पीड से आप एरिया चेंज करें, क्योंकि जिस स्पीड से एरिया चेंज होगा उसी स्पीड से फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उसी ही रेट पे हमारे पास चेंज होगी। हाँ जी, थर्ड एक और मेथड है हमारे पास, वो ये मेथड है जी, अगर कॉइल को रोटेट करवा लिया जाए। अब यहाँ पे हम कॉइल को मूव नहीं करवा रहे, इससे पहले ट्रांसलेटरी मोशन थी,
कॉयल को मैग्नेट की तरफ मूव करवा रहे थे या मैग्नेट को कॉयल की तरफ मूव करवा रहे थे या उसे अवे मूव करवा रहे थे। फिर हमने एरिया चेंज किया। अब हम ये केस देख रहे हैं कि अगर कॉयल हमारे पास कांस्टेंट एरिया की है, इसका एरिया चेंज नहीं कर सकते, मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, उसको भी चेंज नहीं कर सकते, तो फिर फील्ड लाइन चेंज करवानी ये भी पॉसिबल है अगर कॉयल को रोटेट करवा लिया जाए। अब ये डायग्राम में हमारे पास सर्कुलर कॉयल आ रही है, वर्टिकली जो लाइन है ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जब इसको रोटेट करवाया जाएगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी। अब सर्कुलर कॉयल जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल होगी तब इसमें फ्लक्स ज़ीरो होगा, कोई फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। जब ये कॉयल प्लेन ऑफ द कॉयल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगी तब फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अब देखें बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये चीज़ इससे प्रीवियस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को अंडरस्टैंड किया था, तो वहाँ पे हमें पता है फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया पे डिपेंड करता है। और थर्ड जो फैक्टर था दैट वाज एंगल। जब यहाँ पे एंगल अगर चेंज कर दिया जाए, रोटेशन करवाई जाए, जब रोटेशन होगी तो एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो फील्ड लाइन चेंज होगी। अब जब फील्ड लाइन चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये बड़ा अच्छा मेथड आ गया। और इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स की वर्किंग के पीछे भी यही वाला सारा हम काम करते हैं, हम उसकी कॉयल को मूव ही करवाते हैं। कांस्टेंट एरिया की जो कॉयल है वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाई जाती है, तो इसकी वजह से फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है। अब देखें इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या चीज़ अफेक्ट करेगी, तो स्पीड ऑफ रोटेशन। स्पीड ऑफ रोटेशन जितनी ही ज़्यादा होगी, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम बोल लें, एंगुलर वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब फोर्थ हमारे पास जो इसके लिए मेथड आ रहा है वो हमारे पास ये है कि अगर एक और हमारे पास कॉयल पड़ी हो, एक हमारे पास कॉयल है जो हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दी है और इसके नियर बाय एक और कॉयल हमने प्लेस कर दी है जो हमने गैल्वानोमीटर के साथ लगा दी है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं जी इस दूसरी कॉयल में जो है वो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रही है कि नहीं। गैल्वानोमीटर सिर्फ इसलिए लगाया कि हमें अंडरस्टैंड हो जाए। अब कॉयल 1, अब देखें इसका हमने अब कॉयल 2 में, पहले कॉयल 2 को अंडरस्टैंड कर लें कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कब आएगी। इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उस वक्त आएगी जब इसमें से फ्लक्स चेंज होगा। जब इसमें से फ्लक्स चेंज होगा तो फिर इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब फ्लक्स कैसे चेंज होगा, अब इसका अपना फ्लक्स तो कोई नहीं है, इसका फ्लक्स है कॉयल 1 वाला। अब कॉयल 1 का जो फ्लक्स है, कॉयल 1 की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये सोलेनॉइड वाला केस है, ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये इसके करंट पे डिपेंड कर रही है। अब इस कॉयल का जो करंट है अगर चेंज होगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसका फ्लक्स चेंज होगा। ये फ्लक्स जब कॉयल 2 में से चेंज होगा तो इसमें फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। अब देखें यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स जो है हमने जो है वो लगा दी है, जो कि आपको साइनोसाइडल वेव भी नज़र आ रही है। इसकी जगह अगर हम बैटरी लगा दें और साथ रियोस्टैट कनेक्ट कर दें। अब देखें बैटरी और रियोस्टैट ये दोनों चीज़ें आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में स्टडी कर चुके हैं। और जब रियोस्टैट को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट चेंज करके कॉयल 1 का करंट चेंज किया जा सकता है। जब इसका करंट चेंज होगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। ये जब मैग्नेटिक फील्ड कॉयल 2 में से चेंज होगी तो कॉयल 2 में से जब चेंज होगी तो इसके चेंज होने की वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। तो ये हमारे पास फोर्थ मेथड है। खैर इसको भी हमने अंडरस्टैंड करना है और ये मेथड मैं आपको यहाँ पे इसका बता दूँ कि ये ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है, ये वाला मेथड। अब कॉयल 2 में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आनी है ये किस पे डिपेंड कर रहा है इसका मैग्नीट्यूड, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ फर्स्ट कॉयल। जो पहले वाली जो कॉयल है इसमें करंट किस रेट पे चेंज हो रहा है, कितने टाइम में कितना करंट चेंज हो रहा है, ये चीज़ डिटरमिन करेगी कि फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है। और जो ये फ्लक्स होगा ये इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि कॉयल 2 में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी आएगी। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।